अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा क्वांटम नंबर पर तीसरा लेक्चर है और ये है थर्ड क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल m पर या समटाइम इसको हम सिंबल mn पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्वांटम नंबर हमें क्या मालूमात देता है? तो दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन विद सेम n and l वैल्यू बिहेव डिफरेंटली इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए फॉर एग्जांपल में अगर 2p में हमारे साथ दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n वैल्यू 2 है और l वैल्यू भी 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n वैल्यू 2 है और l वैल्यू 1 है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ n और l वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके साथ सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो ये डिफरेंटली क्यों बिहेवियर शो करते हैं, इसके लिए हमें तीसरा एक क्वांटम नंबर जरूरी है जिस पर हम इन दोनों के दरमियान फर्क कर सके, और इसी वजह से हमारे केमिस्ट ने तीसरा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, जिस पर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कर सके। या हमारे साथ 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 2s के दो इलेक्ट्रॉनों को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो दोनों के लिए आपके साथ n और l वैल्यू सेम है। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपके साथ 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो इट मींस दैट दे आर सेम इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मेरे लिए एक तीसरे क्वांटम नंबर की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में क्यों डिफरेंटली बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। So the different behavior of electron wave in magnetic field show that the electronic cloud has different kinds of orientation. आपके साथ अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन वेव मुख्तलिफ किस्म ओरिएंटेशन पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, और ये बिहेवियर हमें स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व हो रहा होता है। जब हम किसी एटम का स्पेक्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं तो वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रा से डिफरेंट होता है। तो ये इस डिफरेंट बिहेवियर को हम ज़ीमैन इफेक्ट भी कहते हैं, और ये ज़ीमैन इफेक्ट हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम क्लासिकल एटॉमिक मॉडल्स पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब ये ज़ीमैन इफेक्ट क्या चीज है? स्टार ट्यूब है और इस स्टार ट्यूब में मेरे साथ हाइड्रोजन गैस है, और इस स्टार ट्यूब को मैं हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई करूं तो इससे कुछ रेडिएशन इमिट हो रही है, और इस रेडिएशन को अगर मैं एक स्लिट के जरिए प्रिज्म पर फोकस करूं तो प्रिज्म इन रेडिएशन को मुख्तलिफ वेव्स में डिस्पर्स करता है, और हमें डिटेक्टर पर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं। तो ये हमें फिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्टर पर। लेकिन जब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ, ये स्पेक्ट्रल लाइंस को मैं यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल यानी एक मैग्नेट यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो ये जो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ ए स्पेक्ट्रल लाइन है, ये मेरे साथ बी स्पेक्ट्रल लाइन है, और ये मेरे साथ सी स्पेक्ट्रल लाइन है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस पे आपके साथ एक स्पेक्ट्रल लाइन पर मुश्तमिल नहीं होता, लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपके साथ स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये अगर मेरे साथ आपके ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल 3 लाइंस में स्प्लिट हो गया, तो ये शिफ्ट एंड वेवलेंथ जो है ये डेल्टा लैम्डा, इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और ये शिफ्ट एंड वेवलेंथ जो है या ये वेवलेंथ का जो स्प्लिटिंग है, ये आपके साथ बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस इफेक्ट को हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। नाउ दिस स्प्लिटिंग ऑफ electron wave in magnetic field is called Zeeman effect, और ये splitting of electron wave in magnetic field show us different kinds of orientation। ये splitting magnetic field में हमें ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके साथ different orientation रखते हैं। ठीक है जी, this quantum number shows the number of waves in which s, p, d and f orbitals can be arranged along x, y, z axis। तो इस क्वांटम नंबर से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आपके साथ s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन और f इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल 3 डायमेंशन स्पेस में किस तरह ओरिएंटेड है, या इसके उनके ओरिएंटेशन किस किस्म के हो सकते हैं।
तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि ये जो m है हमारे साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी सब शेल में आपके साथ ऑर्बिटल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि p का सब शेल जो है ये 3 किस्म के ओरिएंटेशन शो कर रहा है, तो मैं इसको इस अंदाज में भी कह सकता हूं कि आपके साथ पी सब शेल में 3 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। और दूसरा ये हमें ये भी शो कर रहा है कि हर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं। एक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, और दूसरा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। दैट वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l, कि n की वैल्यू आपके साथ l की वैल्यू पर डिफरेंटेबल है। जिस तरह l की वैल्यू n की वैल्यू पर डिफरेंटेबल थी, इस तरह n की वैल्यू आपके साथ l की वैल्यू पर डिफरेंटेबल है। और एक और बात जो याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है कि ईच वैल्यू ऑफ m की जितनी भी वैल्यू होगी उतनी आपके साथ ऑर्बिटल्स होगी, या उतनी आपके साथ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे साथ n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि इस किस्म के ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक किस्म का है और इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल मुमकिन है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे साथ n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि इस किस्म की सब शेल में 3 किस्म के ओरिएंटेशन है, और 3 किस्म के ओरिएंटेशन का मतलब है कि यहां पर 3 किस्म के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो जितना आपके साथ n का वैल्यू होगा उतना आपके साथ नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन और नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड या नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, इन तीनों का एक मतलब होगा। मतलब जितने आपके साथ नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन है उतने आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग लाइंस होंगी, और उतने आपके साथ इस अवेलेबल सब शेल में ऑर्बिटल्स होंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स का मतलब एक जैसा होता है। और इसको हम मालूम करेंगे एक फार्मूला पर, जिसको हम कहते हैं 2l+1, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू बराबर होगी 2l+1 की। तो ये आपने याद रखनी है कि ये n की जो पॉसिबल वैल्यूज है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो बराबर होगी 2l+1 की। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्बिटल ले लूं s ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल के लिए हमारे साथ n की वैल्यू 0 है, तो n की पॉसिबल वैल्यू हमारे साथ आ जाएंगी 2 × 0 + 1, तो ये हमारे साथ आ जाएगी +1 कि आपके साथ n की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1 होगी। और इसका मतलब है कि आपके साथ ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज होगा ये मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक लाइंस पर मुश्तमिल होगा, और ये स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके साथ ये s ऑर्बिटल जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल पर मुश्तमिल है, या सिंगल ओरिएंटेशन पर मुश्तमिल है। इसकी ओरिएंटेशन एक किस्म की है, इसकी ओरिएंटेशन और किस्म की नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये मेरे साथ s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल की वजह से जो रेडिएशन पैदा होता है, जो स्पेक्ट्रम है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइंस पर मुश्तमिल होगा, और इस वजह से हम कहते हैं कि s हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का ऑर्बिटल होता है, और वो s ऑर्बिटल है, वो सिमेट्रिक है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, और इस वजह से मैं सिंपली s ऑर्बिटल लिखने के लिए एक बॉक्स यूज करता हूं कि s मेरे साथ एक ऑर्बिटल पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर मैं p ऑर्बिटल्स को ले लूं, तो p ऑर्बिटल्स के लिए मेरे साथ l वैल्यू है 1, तो अगर मैं n की पॉसिबल वैल्यूज लिखूं कि n की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, तो 2 × 1 + 1, तो मेरे साथ 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी। या इसका मतलब है कि आपके साथ जो p की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होगी 3 लाइंस में, 3 लाइंस वो मैग्नेटिक फील्ड में पैदा करेंगी। या हम इसका ये भी मतलब ले सकते हैं कि ये जो p सबशेल है या p ऑर्बिटल्स है ये 3 किस्म की ओरिएंटेशन शो करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि असल में p ऑर्बिटल 3 किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम p सबशेल को हम ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। तो इनकी एनर्जी सेम है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक ऑर्बिटल को मैं कहता हूं px ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को मैं कहता हूं py ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को मैं कहता हूं pz ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक फील्ड के बगैर इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी में
कोई फर्क नहीं होता। ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल हुआ पी एक्स, ये मेरे साथ पी वाई हुआ और ये मेरे साथ पी जेड ऑर्बिटल हुआ। तो ये तीन पी ऑर्बिटल्स है। मैग्नेटिक फील्ड के बगैर इन तीनों की एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब मैं इन तीनों ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक खास डायरेक्शन होता है और ये खास डायरेक्शन किसी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेगा और किसी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कम करेगा। तो ये आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड में तीन किस्म के ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक हुआ पी वाई ऑर्बिटल, ये आपके साथ हुआ फॉर एग्जांपल पी एक्स ऑर्बिटल और ये आपके साथ हुआ पी जेड ऑर्बिटल। तो ये तीनों ऑर्बिटल आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के से सेपरेट हो जाएंगे और इसी वजह से अगर मैं पी ऑर्बिटल्स की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा हो रहा है, इस स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी करूं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तीन लाइंस पर मुश्तमिल होगा और हर एक लाइन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड के एक अलग वैल्यू यूज करते हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं तो याद रखना ये बात बहुत जरूरी है कि ये पॉजिटिव एल वैल्यू से हम शुरू करेंगे और नेगेटिव एल वैल्यू तक लिखेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे साथ पी ऑर्बिटल के लिए, ये हमारे साथ पी ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, तो हम इसके लिए अगर पॉसिबल एम की वैल्यू लिखेंगे तो एक हमारे साथ हो जाएगा +1, एक हमारे साथ हो जाएगा -1 और +1 और m के दरमियान हमारे साथ एक वैल्यू है 0। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके साथ परमिसिबल वैल्यूज क्या होगी m की, तो m की परमिसिबल वैल्यूज +l से लेकर -l तक एनी वैल्यू हो सकती है। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये फ्रैक्शनल नंबर्स में m की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये अगर मेरे साथ पी ऑर्बिटल है तो इस एक ऑर्बिटल को मैं m की वैल्यू फॉर एग्जांपल +1 लेता हूं तो तीसरे ऑर्बिटल को मैं -1 दूंगा और इस ऑर्बिटल को मैं 0 दूंगा। हर एक ऑर्बिटल के लिए आपके साथ क्वांटम नंबर वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर मेरे साथ ये तीन पी ऑर्बिटल्स है तो तीनों पी ऑर्बिटल्स की n और l वैल्यू तो सेम है, लेकिन m वैल्यू इन तीनों की डिफरेंट। तो ये अगर मेरे साथ तीन पी ऑर्बिटल है, एक मेरे साथ पी एक्स ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल 2px में ले लेता हूं, 2py ले लेता हूं और 2pz ले लेता हूं, तो इन तीनों के लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है और इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है। इसके लिए n की वैल्यू चूंकि पी ऑर्बिटल है तो 1 है, इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 1 है। तो n और n वैल्यू दोनों तीनों की सेम है, लेकिन m की वैल्यू अगर इसके लिए मैं m की वैल्यू +1 लिखता हूं तो इसके लिए मैं m की वैल्यू -1 लिखूंगा और इसके लिए मैं m की वैल्यू 0 लिखूंगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको -1 पे जाहिर करिए, इसको +1 पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कन्वेंशनली हम z एक्सिस को मोस्टली 0 वैल्यू देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि पी ऑर्बिटल हमारे साथ तीन किस्म के ओरिएंटेशन शो कर रहा है और इस वजह से पी ऑर्बिटल को हम तीन बॉक्स से जाहिर करते हैं। एक बॉक्स से हमारा मतलब होता है पी एक्स ऑर्बिटल, एक से हमारा मतलब होता है पी वाई ऑर्बिटल और एक से हमारा मतलब होता है पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है जी। हर एक ऑर्बिटल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें हम मेरे साथ चूंकि एक ऑर्बिटल है तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। इसी तरह अगर मैं सेम कंसेप्ट डी ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करूं तो अगर डी ऑर्बिटल में मैं लिखूं तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू हमारे साथ 2 है, तो मेरे साथ पॉसिबल रोटेशन कितनी हो जाएगी, तो पॉसिबल रोटेशन या पॉसिबल एम वैल्यूज के लिए मैं लिखूंगा 2 × 2 + 1, तो m की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज 5 होगी और इसका मतलब है अगर मैं 5 वैल्यूज लिखता हूं तो मैं n की पॉजिटिव वैल्यू से शुरू करूंगा, तो n की पॉसिबल वैल्यू यहां पर मैं +2 से शुरू करूंगा, फिर आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा 0, फिर -1 और फिर -2। तो ये मेरे साथ 5 ऑर्बिटल्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल डी सबशेल असल में 5 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है। अब इन 5 ऑर्बिटल को हम मुख्तलिफ डिजाइनेशन देते हैं। 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो इन 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो XY Z एक्सिस में 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो XYZ एक्सिस पर बिल्कुल 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हम
फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये x प्लेन है और ये y प्लेन है, d ऑर्बिटल के 4 लूप्स है और ये चारों लूप्स इस x y प्लेन में अगर 45 डिग्रीज पर अरेंज है तो इस ऑर्बिटल को मैं नाम देता हूं d x y का। ये हमारे साथ हो गया d x y ऑर्बिटल। इसी तरह अगर मैं इस प्लेन्स को चेंज करूं, ये मेरे साथ हो गया फॉर एग्जांपल x ऑर्बिटल x प्लेन और ये मेरे साथ हो गया z प्लेन। और अगर ये तीन चार लूप्स या चार लूप्स जो d ऑर्बिटल के ये एक z प्लेन में अरेंज है तो इसको मैं कहूंगा dzx ऑर्बिटल और dxz ऑर्बिटल। इसी तरह अगर ये चारों लूप्स आपके साथ y और z एक्सिस में अरेंज है तो फिर इन चारों ऑर्बिटल्स को इस चारों लूप्स की कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनेगा इसको मैं dyz का नाम दूंगा। तो ये तीन ऑर्बिटल हमारे साथ x y z एक्सिस में 45 डिग्री पर मौजूद है। इसी तरह दो ऑर्बिटल्स हमारे साथ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सिस पर मौजूद है और ये दोनों ऑर्बिटल एक हमारे साथ है dx², एक को हम कहते हैं dx²y² और dx²y² हमारे साथ x एक्सिस और y एक्सिस पर चारों लूप्स एक्सिस पर मौजूद है और इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं dx²y²। इसी तरह हमारे साथ लास्ट वन जो ऑर्बिटल है वो z एक्सिस पर मौजूद है और यहाँ पर एक डू नॉट बी पाया जाता है तो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं dz² ऑर्बिटल। तो हमारे साथ d ऑर्बिटल की 5 तरह की हो गई dxy, dyz, dxz, dx²y² एंड dz²। तो d ऑर्बिटल हमारे साथ 5 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो इसको हम 5 बॉक्सेस पर जाहिर कर सकते हैं। एक बॉक्स को ये हमारे पांच बॉक्स हो गई। इस बॉक्स को मैं अगर नाम देता हूँ dxy का तो इसका नाम हो जाएगा dyz का, इसका नाम हो जाएगा dzx का, इसका नाम हो जाएगा dx²y² का और इसका नाम हो जाएगा dz² का। और हर एक ऑर्बिटल में आपके साथ दो इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं तो इस वजह से d में टोटल आपके साथ 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं सेम कंसेप्ट आपके साथ f ऑर्बिटल पर अप्लाई करूं तो f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमारे साथ 3 है तो हमारे साथ पॉसिबल m वैल्यूज आ जाएगी 2 × 3 + 1 तो ये हमारे साथ आ जाएगी 7 वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ l के लिए 7 ऑर्बिटल्स है और f का शेप का भी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं सिर्फ इसको 7 बॉक्सेस पर जाहिर करता हूं और 1 2 3 4 5 6 ये मेरे साथ 7 ऑर्बिटल्स हो गई और हर ऑर्बिटल के लिए मेरे साथ m का वैल्यू मैं +l से स्टार्ट करूंगा +3 से फिर +2 आ जाएगा फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 और फिर -3। और इसका मतलब है कि आपके साथ f सेक्शन का जो रेडिएशन है अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी करें तो ये आपको 7 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा ये स्पेक्ट्रल लाइंस और हर एक स्प्लिटिंग लाइन आपको एक अलग ओरिएंटेशन जाहिर करेगा तो ये आपके साथ 7 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा। इसके लिए मैं अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +3 लिखता हूं इसके लिए +2 +1 ये 0 हो जाएगा ये -1 -2 और ये -3 हो जाएगा। ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा कि दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है तो इसलिए हमारे साथ टोटल f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो m हमने सिंपल यहाँ ये पढ़ा कि m हमें 3 किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक तो ये कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कितना है, कैसा ओरिएंटेशन है और तीसरा हमें साइज ऑफ सबशेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर मैं इस सारी प्रोसेस को समराइज करूं तो मैं अगर लिखूं कि आपके साथ n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू आपके साथ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 0। तो अगर l का वैल्यू आपके साथ 0 हो सकता है तो इसका मतलब है कि m का भी सिर्फ एक वैल्यू हो सकता है और m का वैल्यू भी आ जाएगा 0। और इस ऑर्बिटल को हम डिजाइन करेंगे 1s ऑर्बिटल से। 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और s जो है ये आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर मेरे साथ n का वैल्यू 2 है तो आपके साथ l का पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अगर l का वैल्यू अब यहां पर आपके साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी आ जाएगा 0 और इसको हम कहेंगे 2s ऑर्बिटल। इसी तरह अगर मैं कहूंगा कि l का दूसरा वैल्यू 1 है
तो अगर दूसरा वैल्यू एल का वैल्यू 1 ले लो तो फिर मेरे साथ एम के पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी 3। एक मेरे साथ आ जाएगा +1, एक मेरे साथ आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 0। +1 को मैं कहूंगा पी एक्स ऑर्बिटल, इसको मैं कहूंगा पी वाई ऑर्बिटल और इसको मैं कहूंगा पी जेड ऑर्बिटल। तो मैं कहूंगा कि n इज इक्वल टू 2 में मेरे साथ टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। एक मेरे साथ हुआ 2s, एक मेरे साथ हुआ 2p, एक हुआ 2py, एक हुआ 2pz। इसी तरह अगर मैं n का वैल्यू 3 ले लूं तो l का फिर पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी 0, 1 और 2। यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अगर मैं l का वैल्यू 0 से पॉसिबिलिटी लिखूं तो फिर n का वैल्यू सिर्फ 1 हो सकता है और इस ऑर्बिटल को मैं कहूंगा 3s ऑर्बिटल। अगर मैं l की वैल्यू को 1 ले लूं तो फिर m की वैल्यू मेरे साथ 3 आ सकती है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ये मेरे साथ 3px, 3py और 3pz 3 ऑर्बिटल हो गए। और अगर मेरे साथ n का वैल्यू अब 2 है तो अगर 2 से मैं पॉसिबल ले लूं m की वैल्यू तो मेरे साथ आ जाएगी +2, +2 +1 0 -1 एंड -2 और ये मेरे साथ 5d ऑर्बिटल आ जाएगी। हर एक ऑर्बिटल को मैं कहूंगा एक मेरे साथ होगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dzx, एक होगा 3d, ये मैं 3d सब के साथ लिखेंगे, एक होगा मेरे साथ 3dx² y² और एक हो जाएगा 3dz²। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ पॉसिबल ऑर्बिटल मालूम करने का तरीका भी यहाँ पर आ गया कि पॉसिबल ऑर्बिटल आप किस तरह मालूम। मेरे साथ अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या 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 हो सकती है l की वैल्यू? शाबाश, थोड़ा सोचिए आप और फिर बताएं। ठीक है, तो l की वैल्यू हमारे साथ स्टार्ट करेंगे हम 0 से और 4 से एक माइनस करेंगे 3 तक जाएंगे तो एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3। ठीक है, अगर n का वैल्यू आपके साथ 0 है तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू भी 0 है और ये हमारे साथ हो जाएगा 4s ऑर्बिटल। 4 इसलिए n की वैल्यू से और s इसलिए कि ये आपके साथ l का वैल्यू 0 है। दूसरा, अगर मैं इस दूसरी पॉसिबिलिटी को ले लूं तो n का वैल्यू अगर n है तो 1 है तो n की पॉसिबल वैल्यू +-1 और 0 3 हो सकती है और यहां पर मेरे साथ 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। एक हो जाएगा 4px, एक हो जाएगा 4py और एक हो जाएगा 4pz। इसी तरह अगर मैं तीसरा पॉसिबिलिटी ले लूं n की वैल्यू 2 ले लूं तो n की वैल्यू 2 से फिर हमारे साथ n के 5 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे और ये +1 +2 -2 हो जाएंगे, +1 -1 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे और ये 5 जो आपके साथ 4d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 4dxy, 4dzx और इस तरह ये 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर 4d हो जाएंगे। और 4 जो हमारे साथ है ये इनकी वैल्यू 3 है तो इनकी वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो फिर n के पास वैल्यू हमारे साथ +-3, +-2, +-1 और जो 7 वैल्यूज हो जाएगी और इसी तरह हमारे साथ 4f ऑर्बिटल्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये हमारे साथ पॉसिबल ऑर्बिटल्स मालूम करने का तरीका हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।